प्रिंसिपल्स क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। अब आप वर्किंग कैपिटल को मैनेज करोगे तो उससे कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए हैं। सबसे पहला आपसे प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। अब रिस्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने जब हम लोगों ने पढ़ा था कि रिस्क कितना होता है कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम लोग रिस्क कम लेंगे, अगर हम रिस्क कम लेंगे तो हमारी जो रिटर्न है वो भी कम होगी। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें कहता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास रिस्क की भी प्रॉब्लम कम होगी। पहले तो आप छोटा सा करके समझेंगे इसको। अगर मैं ना देखूं, अगर मैं ये देखूं कि अगर हम लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करा, ठीक है, तो हमारा कम पैसा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। और लॉन्ग टर्म में हमें कोई भी गारंटी नहीं है कि कितने लंबे समय तक वो जाएगा, कितना पैसा हमें वापसी मिलेगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें कहता है कि अगर शॉर्ट टर्म है आपका, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आपकी शॉर्ट टर्म बताती है आपको, तो शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसके रिस्क है, वो भी आपको कम ही मिलेगी, ठीक है। तो ये तो आपका रिस्क का फैक्टर हो गया। इसको मैं और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर सेकंड आपसे कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कैपिटल होती है जहां पे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारी कंपनी में जिन्होंने इन्वेस्ट करा है, वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। तो इसमें कहता है कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट करा है शॉर्ट टर्म, यानी अगर उन्होंने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करा है, तो वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अगर उन्होंने वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे रिस्क का फैक्टर रखते हैं, ठीक है, कि रिस्क अगर उन्होंने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वो क्या सोचेंगे कि इनका जो रिस्क का लेवल है वो नॉर्मल होगा, मतलब वो रिस्क थोड़ा सा वो कहेंगे कि हाँ रिस्क कम है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हमने इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो वही आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे बाहर वाले इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल आपसे कहता है इक्विटी पोजीशन, आपकी इक्विटी पोजीशन के बारे में। अब मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में बताया था कि हमारा इक्विटी और डेट का रेशियो चलता है, राइट, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इसमें कहता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डेट में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, आपको ये तो पता होगा, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। और इक्विटी में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम एज ए शेयर्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि जब इक्विटी की पोजीशन बताना ना आपको बताया, ये तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो गई। जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं वो हम शॉर्ट टर्म के लगाते हैं। आपने देखा है आप शेयर्स खरीदते हो, 15 दिन के अंदर अगर शेयर मार्केट में जाओ, 15 दिन के अंदर बंदों के पैसा आ जाता है। 10 दिन के अंदर शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते हैं। क्या है? शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट आपकी। तो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी पोजीशन बताती है, ठीक है। ये मैं आपको बताया इक्विटी यानी शेयर्स वगैरह में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी प्रिंसिपल वो आपकी थर्ड हो गई। फिर आपका लास्ट प्रिंसिपल आपसे कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। मैच्योरिटी का मतलब होता है जब आपने अपनी कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एफडी बनवाई है अपनी, तो आपकी होती है ना, आपने सुना हो मैच्योरिटी डेट है। मैच्योरिटी मतलब पेमेंट की वो तारीख, पेमेंट की वो तारीख बताता है आपको। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट बताता है कि जो आपकी मैच्योरिटी यानी कि पेमेंट करने की जो आपकी तारीख है, पेमेंट करने का जो आपका मीडियम है, दिस इज द, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए आप पेमेंट करते हो ना, तो आप लोगों के लिए इजी होता है। इसको हम अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए नया है बिल्कुल, अभी आप इसे समझ नहीं पाओगे इसे, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप ये तीनों आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी हम इसको जस्ट इसको नोट से खत्म कर लेते हैं तो फिर आपको और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसके ऊपर थोड़ा सा नोट से ना कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वर्किंग कैपिटल में हम लोगों के प्रिंसिपल्स कितने टाइप के। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखूँ कि आपके 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो 3 डायमेंशन आपके वर्किंग कैपिटल प्रिंसिपल्स के होते हैं। सबसे पहला डायमेंशन आपको बताता है कि आपने पॉलिसीज़ को कैसे फॉर्मुलेट करना है, वो भी मतलब आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज विद रिगार्ड टू प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट के थ्रू, रिस्क और लिक्विडिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट डायमेंशन आपसे कहता है कि आपको डिसीजन लेना है कंपोजिशन और लेवल ऑफ द एसेट की, आपकी क्या कंपोजिशन आपके बिजनेस की, आपके कंपनी की, और लेवल क्या है करंट एसेट का। और डायमेंशन थर्ड आपसे डिस्कस करता है, वो डिसीजन लेता है अबाउट द कंपोजिशन लेवल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज के लेता है डायमेंशन थर्ड, और डायमेंशन सेकंड जो है करंट एसेट की लेता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपके देखिए तीनों डायमेंशन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट डायमेंशन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और लिक्विडिटी की डायमेंशन लेता है। सेकंड वन कंपोजिशन लेवल ऑफ करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी से आप, ओ वेट ये गलत है क्या थोड़ा सा,
ये यहाँ पे थोड़ा सा ये थर्ड है और ये सेकंड है, राइट। ठीक है, तो वो तो एक चीज़ है, मैंने आपको बता दी कि ये डायमेंशंस आपके। अब देखिए प्रिंसिपल इसके थ्रू आपको क्या दिए गए, इन्हीं के थ्रू आपके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। 4 प्रिंसिपल्स है आपके सिलेबस में, इसको अच्छे से करिएगा। सबसे पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। रिस्क वेरिएशन यानी कि आपका जो रिस्क है, इसमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन में कहता है कि रिस्क जो है आपका वो इनएबिलिटी को, फर्म की इनएबिलिटी को जो है वो देखो मैं सिंपल सा आपको अगर मतलब बताऊं तो इस रिस्क का क्या मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज़, आप ऐसी चीज़ करने जा रहे हो जिसकी आपको अभी भी कोई भी मतलब आपके पास कोई भी श्योरिटी नहीं है। आप एक चीज़ कर रहे हो, वो भी रिस्क पे कर रहे हो। अगर आपने वहाँ पैसा लगाया तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा भी आपको श्योरिटी नहीं है, राइट। तो यही कहता है कि रिस्क वो चीज़ होती है, वो रेफर करता है कि जहाँ पे आप इनएबिलिटी होती है आपकी, कि आपके फर्म को जो भी आपने दिया है उसका रिजल्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, जो भी है वो आपकी एक इनएबिलिटी टू फर्म है। तो वही बताता है इसके अंदर कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं करंट एसेट में, ठीक है, आप करंट एसेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर करंट एसेट यानी कि जो आपकी डेली टू डेली वाली एसेट है उस पर आप करंट एसेट, आपको पता है कि 1 ईयर से शॉर्ट यानी शॉर्ट टर्म एसेट बोलते हैं इसे, जो 1 ईयर के अंदर अंदर में होती है। तो इसमें कहता है अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे करंट एसेट में तो आपको कहता है आपको लेस डिपेंडेंट होना पड़ेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए, जो कि आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। यानी कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, करंट एसेट में ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, तो आप लोगों की इसके अंदर डिपेंडेंस किस पे कम होगी, आपकी बोरोइंग पे आप डिपेंडेंस कम कर दोगे। सिंपल सी बात है, आप लोग अगर आप लिक्विडिटी पे ज़्यादा पैसा लगा, मतलब करंट एसेट पे ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आप लोग डिपेंडेंट कम हो जाओगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे कम डिपेंडेंट हो जाओगे, जिससे कि आपकी लिक्विडिटी यानी कैश की क्वांटिटी आपकी कंपनी में ज़्यादा होगी। इसके आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया, और आपकी जो है वो अपॉर्चुनिटी फॉर गेन और लॉस की इसमें भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म में पैसा लगाया तो आपको नहीं पता पैसा मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है और अगर आप कहते हो, अगर आप दूसरे हाथ पे अगर आप ये रिस्क के बारे में बता रहे हैं कि रिस्क आपका किस में कितना होगा, तो कहता है अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो करंट एसेट में और ज़्यादा डिपेंड हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट में अगर कम इन्वेस्ट करोगे करंट एसेट में, तो आपकी जो डिपेंडेंस है वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि आपकी रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म पे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उस केस में, और आपकी लिक्विडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है उस केस में बढ़ जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी की श्योरिटी ओके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, वो पैसा, वो मनी जो हम जो आपका जो इन्वेस्टर है वो आपसे क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, वो रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहता है कि आपने जिस सोर्सेज से पैसा लगाया है वर्किंग कैपिटल के अंदर, डिफरेंट से लगाया होगा, आपको पता है इक्विटी से, डेट से, प्रेफरेंसेस, सबसे आपने पैसा लगाया होगा। तो इसमें कहता है डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि आपने अगर जो भी पैसा आपने लगाया उसके अंदर आपने रिस्क उठाया, रिस्क ओबे करा हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें कहता है जनरली हाई रिस्क, आपका जो रिस्क ज़्यादा है तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम है। और नेक्स्ट आपसे कहता है लोअर द रिस्क, अगर रिस्क आपका कम है तो हायर द कॉस्ट। आपको कहता है साउंड वर्किंग कैपिटल शुड बी ट्राई टू बैलेंस बोथ ऑफ देम। आपसे कहता है कि आपकी जो अच्छी जो वर्किंग कैपिटल होती है उसको, रिस्क को भी मैनेज करना चाहिए और आपके वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज करना चाहिए, आपकी कॉस्ट को मैनेज करना चाहिए, आपके रिस्क को मैनेज करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन, आपसे क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन। इक्विटी आप पढ़ के आए हो कि वो पैसा या वो पोजीशन, वो शेयर होल्डर्स जो आप इक्विटी से खरीदते हैं लोगों को, ठीक है, आप शेयर्स देते हैं लोगों को, शेयर आपसे लोग शेयर खरीदते हैं, वो शेयर होल्डर बन जाता है, राइट। सिंपल सी बात है। तो इसमें ये प्रिंसिपल कहता है कि ये ना प्लानिंग करता है, और किसकी, टोटल इन्वेस्टमेंट की, कि आप करंट एसेट में कितना, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था, दैट वाज आई थिंक कि नहीं, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बिकॉज ऑफ चैप्टर नंबर 12 है आप लोगों का, ये आपका 10 है, आप लोग 12 चैप्टर में पढ़ोगे, 2-3 दिन में मैं इसको अपलोड कर दूंगी। उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना होता है, कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हो, मैं उस चैप्टर में आपको बताऊंगी। तो उसके अंदर वही है कि आप लोग जब इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हो तो आपका वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, बट वो आपका किस में होता है, वो आपका उसमें होता है, मतलब फिक्स कर देते हो आप वो पैसा वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये भूल जाते हो, अच्छा मैंने शेयर्स में पैसा भी लगाया था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लाइक इंटरवल करती है। तो इसमें यही कह रहा है आपसे कि इस प्रिंसिपल के थ्रू आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी पोजीशन में, इक्विटी में जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपसे कहता है कि एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन करंट एसेट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड। कहता है हर एक पैसा जो भी आपने करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है वो आपकी नेटवर्थ को
नेटवर्थ में कंट्रीब्यूट होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो आपकी फ्यूचर की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इसमें कहता है कि करंट एसेट जो है वो 2 रेशियो से नापे जाते हैं। आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, करंट एसेट एज अ टोटल एसेट के परसेंटेज के बेसिस पे और टोटल सेल्स के परसेंटेज के बेसिस पे, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैच्योरिटी डेट या मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है। वो डेट या वो ड्यू डेट बोलते हैं इसको, जब आपकी पेमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा था कि मैं 21 जनवरी को आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है, तो वो आपकी क्या होगा, मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट, यानी कि वो ड्यू डेट है आपकी कि उस डेट पर उस बंदे को पेमेंट करना है। तो इसमें यही कहता है इस प्रिंसिपल में कि जो आपकी प्लानिंग है कि आप किस तरीके से फाइनेंस करोगे वर्किंग कैपिटल। अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 कि सोर्सेज क्या क्या हैं, आप वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से फाइनेंस कर सकते हो। वो चैप्टर बहुत अच्छा, बहुत इजी है, उसमें काफ़ी चीज़ें आप जानने को नई नई मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपसे वही आपको बताऊंगी। तो इसमें कहता है कि आपके जो भी सोर्सेज होंगे वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के, तो इस प्रिंसिपल के थ्रू वो कहना चाहता है कि एवरी एफर्ट ऑफ द रिलेट मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। आपको जो मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट यानी कि जो आपकी ड्यू डेट पे आपको पेमेंट करनी है, आपकी जो भी करंट लायबिलिटी जो भी आपको पेमेंट लेनी है या देनी है, उस केस में आप लोगों को अपनी ऑब्लिगेशन को टाइम पे निभाना चाहिए। आपने यानी कि आपको मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट पे आपको ड्यू डेट पे पेमेंट कर देना चाहिए, राइट। आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल चारों अच्छे से क्लियर होंगे। एक बार इसे ज़रूर करके जाइएगा। और ये जो नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्या कहता है, टॉपिक है दिस इज डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स, यानी कि हम अपनी कंपनी की वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। इसके 3 हमारे पास अप्रोचेज हैं, ठीक है, आपको जो सुटेबल लगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपनी एक अप्रोच से ही अपनी कंपनी को फाइनेंस कर सकती है वर्किंग कैपिटल के लिए। सबसे पहला अप्रोच है हेजिंग और मैचिंग अप्रोच। अब ये क्या अप्रोच है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि हेजिंग जो है वो ये बताता है, ये वो प्रोसेस होता है जहां पे हम मैच करवाते हैं मैच्योरिटी होता है वो डेट, वो ड्यू डेट जब आपने पेमेंट की, वो ड्यू डेट जहां पे पेमेंट होने वाला है। तो प्रोसेस ऑफ द मैच्योरिटी मैच करवाता है मैच्योरिटी ड्यू डेट को, जिस दिन आपकी पेमेंट होनी है, और डेट की आपकी जिस दिन पेमेंट होनी है उसकी मैचिंग करवाता है आपकी जब नीड है। देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच आपको ये बताता है कि जब आपकी नीड है, आपकी कंपनी को नीड है, फाइनेंशियली आप नीडफुल है कि हम मुझे कंपनी में पैसा चाहिए इस टाइम पे, तो वो आपकी ड्यू डेट पे उतना पेमेंट करवाता है, और इसको हम मैचिंग अप्रोच भी कहते हैं, हेजिंग अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस होता है जब आपकी कंपनी को फाइनेंशियली नीड है, आपने पैसों की, तो ये जो आपकी ड्यू डेट है डेट की, उससे यहाँ पे पेमेंट करवाता है। इसको भी और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये और ये वाला अप्रोच जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि नेक्स्ट आपका है कंजर्वेटिव अप्रोच, यानी कि पुराने टाइम का जो अप्रोच आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता था, पुराने टाइम में आपको पता है लोग रिस्क कम लेना चाहते थे, वो अपना पैसा, आज के टाइम में तो हर एक चीज प्रॉपर रिस्क पे चल रही है, पर पहले के टाइम पे लोग इतना रिस्क लेना पसंद नहीं करते थे, आपको पता है। तो ये जो है पुराने जमाने का थोड़ा सा अप्रोच है। यहाँ पे रिस्क कम होता था, लिक्विडिटी ज्यादा होती थी। यहाँ पे लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा वो शॉर्ट टर्म में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा भैया पैसा में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लो। अपने सारे जो करंट एसेट्स थी ना अपनी, वो प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करना चाहते थे, ठीक है, प्रपोर्शन के थ्रू अपने करंट इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते थे, जिससे कि इनकी लिक्विडिटी भी अच्छी होती थी, रिस्क भी कम होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है एग्रेसिव अप्रोच, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलने वाला अप्रोच है, दिस इज द एग्रेसिव अप्रोच। इसके अंदर जो होता है, जो आपके करंट एसेट्स यानी करंट एसेट्स जो है आपकी, वो फाइनेंस करी जाती है शॉर्ट टर्म के सोर्सेज से। शॉर्ट टर्म के सोर्सेज यानी कि जो आपके सोर्सेज है शॉर्ट टर्म के एसेट से, वहां से आपकी अप्रोच करी जाती है। ये जो है वो रिस्क ज्यादा होती है। क्यों रिस्क ज्यादा होती है, इसका एक रीजन है, क्योंकि आपको पैसा भी जल्दी मिलेगा, आपको रिटर्न भी जल्दी मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्की ज्यादा होती है, लेस कॉस्टली होती है। आपको पता है ऑब्वियसली, अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको लेस कॉस्टली होगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादा पैसा लगेगा, और ये जो इसका प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा चलने वाली 99% चलने वाली अप्रोच ये है, लोग इससे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों अप्रोचेस को एक बार हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत कुछ है इसके बारे में पढ़ने के लिए। एग्जाम में मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीनों अप्रोच को डिफाइन करिए, आपको अच्छे से इसको डिफाइन करना आना चाहिए ऑब्वियसली। तो इसको हम थोड़ा सा नोट से पढ़ते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो आपका एक चैप्टर समझ लो खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एस्टिमेशन वर्किंग कैपिटल को हम कैलकुलेशन
के थ्रू से न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और आज की क्लास में हम पहले यहाँ पे इसको कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। और प्लीज मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स। चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं। कैपिटल मिक्स के 3 आप लोग के पास अप्रोचेज है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट मैं आप लोग को अब इससे अच्छे से नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको तीनों चीज़ें और शॉर्ट में समझा देती हूँ। हेजिंग और मैचिंग अप्रोच क्या कहते हैं। मैचिंग से आप क्या समझते हो, आप ये समझो। देखो मैचिंग अप्रोच ये कहता था कि अगर आप लोग किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किस चीज़ की फाइनेंस, फॉर एग्जाम्पल आप मशीन खरीद रहे हो, ठीक है, मशीनरी खरीद रहे हो, तो आप ना लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ मनी से उसकी मशीन खरीदो। फॉर जैसे कि अगर आप वो कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म एसेट खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने खरीदी मशीन, ठीक है, मशीन खरीदी, तो वो ये कह रहा है कि आप उसे इकट्ठा पैसा मत दो, आप उसे इंस्टॉलमेंट पे दे दो, ईएमआई पे दे दो। यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट रखो। अगर लॉन्ग टर्म की एसेट या लॉन्ग टर्म की कुछ भी ऐसी चीज खरीद रहे हो, वहां पे आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ही पेमेंट करनी है। यानी कि लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि फॉर एग्जांपल आप लोग खरीद रहे हो इन्वेंट्री, तो वो आप शॉर्ट टर्म यानी कि ऑन द हैंड पेमेंट कर दो, सिंपल है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म की पेमेंट करोगे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म की पेमेंट करोगे। ये आपको अच्छे से, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। तभी इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग अप्रोच, हेजिंग अप्रोच इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैच होता है कि हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ की फाइनेंसिंग कर रहे हो, तो आप लोग लॉन्ग टर्म जो है वो फाइनेंस यूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म मेथड यूज़ करोगे। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म मेथड चूज करोगे, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कंजर्वेटिव अप्रोच। देखिए यहाँ पे एक वो भी है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये कंजर्वेटिव यहाँ पे रहता है आपका मॉडरेट, देन आपका सेल्स लेवल, करंट एसेट और ऑन। देखिए आपसे कहता है कंजर्वेटिव, यानी कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप हट जाओ ऐसे, तो आपसे कहेगा रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता नहीं, पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग कहते थे कि यहाँ पे ना पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पैसा लाओ भाई। शॉर्ट टर्म वाला पैसा ना बहुत कहेगा बहुत रिस्की है भाई, शॉर्ट टर्म का पैसा नहीं। वो कहता है शॉर्ट टर्म लगाओ ही मत, शॉर्ट टर्म। वो कह रहा है आपने हेजिंग और मैचिंग अप्रोच में क्या पढ़ा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज उठाओ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज उठाओ, सिंपल है। पर इसमें कहता है भाई लॉन्ग टर्म के लिए तो चल लॉन्ग टर्म उठा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए लॉन्ग टर्म तो उठा ही उठा, बट शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म उठाओ। शॉर्ट टर्म की अगर फाइनेंसिंग कर रहे हो ना तो लॉन्ग टर्म उठाओ। पूछो क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की, फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेंट्री लाए, आपने कहा भाई मैं इसकी 6 मंथ में पेमेंट करूंगा, ठीक है, तो आपकी जो रिस्क है वो भी कम हो रही है ना आप लोगों की। रिस्क इन द सेंस कि आप लोगों को जल्दी जल्दी पेमेंट नहीं करना। अगर आपकी रिस्क, अगर आपका इन्वेंट्री आज भी नहीं बिका, कल बिक गया, परसों बिक गया, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क भी कम हो रहा है क्योंकि आपको ऑन द हैंड पेमेंट करनी ही नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपकी लिक्विडिटी भी इस पर ज़्यादा होगी, कि आपकी जल्दी जल्दी आपसे कैश नहीं जाएगा, आपकी कंपनी से कैश आपके कंपनी में ज़्यादा दिन तक टिकेगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट, पर इसके इसमें क्या होता है कि आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको सीजनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो कहता है कि शॉर्ट टर्म का सोर्सेज तभी यूज़ करो जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज को ही यूज़ करो, राइट। ये कंजर्वेटिव से आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि ट्रेड ऑफ बिटवीन हेजिंग और कंजर्वेटिव, इसको आप खुद से रीड करोगे। इसके अंदर आपको बताया गया है कि आपका हेजिंग यानी कि अभी जो हम मैचिंग अप्रोच पढ़ के हैं, कंजर्वेटिव में क्या ट्रेड ऑफ है, तो इसको आप खुद से एक बार रीड करोगे। ये वीडियो को पॉज करके एक बार इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिए, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्रेसिव अप्रोच में। एग्रेसिव अप्रोच आपका आप समझ सकते हो, एग्रेसिव यानी अग्रेशन। मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, डोंट वरी। इसमें देखिए मैचिंग अप्रोच में आप ऐसे याद कर सकते हो, मैचिंग यानी कि लॉन्ग टर्म मैच होगा, लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म, सिंपल है। अब नेक्स्ट आपसे कहेगा सेकंड आपका कंजर्वेटिव में आप ऐसे याद रखो, कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादिता, पुराने जमाने के जो लोग होते हैं उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हो कि अच्छा कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव ने पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो चाहते थे कि हाँ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे तो हम वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग कर देंगे। अब अग्रेसिव यानी कि आप समझ सकते हो, अग्रेसिव यानी गुस्सा, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए वरना गुस्सा आ जाएगा, यानी कि एग्रेसिव यानी कि आज की पीढ़ी इसमें कह रहा है भाई लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए पेमेंट तो शॉर्ट टर्म में ही कर, शॉर्ट टर्म में पेमेंट चाहिए ऑन द हैंड। लॉन्ग टर्म में मशीनरी खरीद रहा तब भी आज ही पेमेंट चाहिए, इन्वेंट्री खरीद रहा तब भी आज ही पेमेंट चाहिए, ठीक है। बिल्कुल कंजर्वेटिव का उल्टा बताइए। कह रहा है कि एग्रेसिव अप्रोच सजेस्ट करता है कि सारा का सारा जो करंट एसेट का पैसा हो, लॉन्ग टर्म का पैसा हो, शॉर्ट टर्म का पैसा हो, सारा का सारा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही पैसा आना चाहिए, राइट।
तो ये वाला जो कहता है कि ये अप्रोच जो है वो थोड़ा रिस्की भी होता है क्योंकि आपको जल्दी पैसा करना होता है, बट यहाँ पे आपको लेस कॉस्टली होता है बिकॉज ऑफ आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ पे नहीं करना होता, आप हैंड ऑन द हैंड पेमेंट करते हो, तो आप लोग के लिए ये और मोर प्रॉफिटेबल भी होता है, इंटरेस्ट वगैरह यहाँ नहीं लगता, राइट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है, तो मैंने आपको हेजिंग भी पढ़ाया जिसको मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हो, कंजर्वेटिव अप्रोच भी पढ़ाया, तो ये दोनों ही आप अच्छे से एक बार खुद से रीड करोगे, राइट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। दिस इज द चैप्टर नंबर 10, आप लोग का वो आज क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही एग्जाम में आता है डायरेक्टली, तो आप यहाँ से इसको देख के पहले पूरा चैप्टर पढ़ के देन इसको अटेम्प्ट करिए, राइट। सॉरी। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और दिस वुड बी योर न्यूमेरिकल पार्ट, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एग्जाम भी पास में है। तो प्लीज़ आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो क्लियर हुई होगी और पार्ट 1 भी आपने देखा होगा, देन दिस इज पार्ट 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।